My name is Jitendra and today we are going to discuss NEET previous year questions and the today's topic is waves on string. So let's start. This is our question number first. What is the question number first? When a string is divided into three segments of length L1, L2 and L3, the fundamental frequencies of these three segments are V1, V2 and V3 respectively. Frequencies हैं, so nu1, nu2 and nu3 respectively. The original fundamental frequencies nu of string is. क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो हम यहाँ पर देखते हैं. क्वेश्चन कहना चाहता है कि एक स्ट्रिंग है और हमने उसको तीन लेंथ में डिवाइड कर दिया है और जो लेंथ हमको दी गई है वो है L1, L2 और L3. इस L1, L2 और L3 के जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज हैं वो उसने दी है nu1, nu2 और nu3. आपको बताना है कि इस स्ट्रिंग की ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी. तो उसे फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें फॉर्मूला पता है फ्रीक्वेंसी का. फॉर्मूला होता है 1/2L अंडर रूट T अपॉन म्यू. यह फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है. यहां से इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लेंथ की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर ये लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या मैं टोटल लेंथ की टोटल जो इसकी लेंथ है उसको L मान सकता हूं. और अगर मैं उसको L मान सकता हूं तो मैं उसे लिख सकता हूं L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3 और ये L हो जाएगा. और इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से न्यू की फॉर्म में. तो न्यू की फॉर्म में अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 1/न्यू इज इक्वल्स टू 1/nu1 प्लस 1/nu2 प्लस 1/nu3. Is it clear? So let's see where is this value is matching from these options. The first option is not matching, that means this is wrong. Second option also not matching, this is also wrong. And the third option is matching with this equation. So your answer is third and fourth option is also not matching. AIPMT pre 2012 के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया था और इसका जो आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा वो होगा 3. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. चले हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक वेव इज गिवन बाय y equals to 3 sin pi by 2 50t minus x. सिंपल हार्मोनिक वेव के लिए इक्वेशन आपको दी गई है. Where x and y are in meters and t is in second, the ratio of maximum particle velocity to the wave velocity is. आपको पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसके बाद आपको वेव वेलोसिटी फाइंड करनी है और दोनों का रेशियो फाइंड करना है. इज इट क्लियर? तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक वेव जो है उसकी इक्वेशन ये दी गई है. हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. चलिए इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 3 sin pi by 2 ब्रैकेट 50t minus x. So y is equals to 3 sin पाई बाई 2 को हम अंदर शिफ्ट कर दें और अगर ऐसा है तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं 25 पाई टी माइनस पाई बाई 2 इंटू एक्स. इज इट क्लियर? यहां से हम देख सकते हैं कि मुझे ओमेगा टी की फॉर्म में यह वैल्यू मिली है और के एक्स की फॉर्म में यह वैल्यू मिली है. तो मैं कह सकता हूं कि ओमेगा जो मुझे मिला है वो 25 पाई है और जो के मुझे मिला है वो क्या है, पाई बाय 2 है. इज इट क्लियर? इस इक्वेशन से ये कंडीशन हमको मिली है. क्या चाहता है ये? रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी. तो पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करें. पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहां पे डिफरेंशिएशन करूंगा इस इक्वेशन का. तो चलिए डिफरेंशिएशन कर देते हैं. Vp इज इक्वल्स टू dy अपॉन dt
इज इक्वल्स टू, यहां पर देखिए 3 इंटू 25 पाई कॉस 25 पाई टी माइनस पाई बाय 2 इंटू एक्स। सो ये इक्वेशन होगी डिफरेंशिएशन करने पर, और जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो मुझे मिल जाएगी Vp इज इक्वल टू 75 पाई कोस 25 पाई टी माइनस पाई बाय 2 इंटू एक्स। इज इट क्लियर? तो पार्टिकल की वेलोसिटी मुझको मिल चुकी है, लेकिन ये बात कर रहा है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी की। सो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम पार्टिकल की वेलोसिटी तब हमें मिलेगी जब हम कॉस की वैल्यू को 1 के इक्वल पुट करें, क्योंकि कॉस थीटा जब 1 होता है तो वो मैक्सिमम वैल्यू होती है कॉस थीटा की। तो यहां पर जब हम कॉस थीटा की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, हमें जो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी Vp मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 75 पाई। इज इट क्लियर? Vp मैक्सिमम हमको मिल चुका है। चलिए हम बात करते हैं वेव वेलोसिटी की, और वेव वेलोसिटी क्या होती है देखते हैं। वेव वेलोसिटी, सो स्टूडेंट्स वेव वेलोसिटी को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं VW से, और यहां हम लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन के। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वेव वेलोसिटी। ओमेगा, ओमेगा क्या था चेक करते हैं। ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड की थी 25 पाई, और के की वैल्यू थी पाई बाय 2। तो आप यहां पे पुट कर दीजिए 25 पाई अपॉन पाई बाय 2, और ये जो वेलोसिटी होगी वो होगी 50 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? यह वेव वेलोसिटी है। रेशियो फाइंड करना है दोनों के बीच में। सो आप रेशियो यहां पर लिख लें, Vp मैक्सिमम अपॉन VW इज इक्वल्स टू, हमें Vp मैक्सिमम की जो वैल्यू मिली थी वो 75 पाई थी। सो हम यहां पे पुट कर देंगे 75 पाई अपॉन 50, और यहां से जो मुझे रिलेशन मिलेगा वो रिलेशन मिलेगा 3 पाई बाय 2। तो इनका जो रेशियो है वो मुझे मिला है 3 पाई बाय 2। क्या ये ऑप्शन कहीं पर मैच कर रहा है? यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है 2 पाई, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। 3 पाई बाय 2 ये ऑप्शन मैच कर रहा है, 3 पाई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, 2 पाई अपॉन 3 ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। इज इट क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि यहां पे सेकंड ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। AIPMT मैथ्स के अंदर 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Our next question is a wave traveling in the positive x direction having displacement along y direction as 1 meter, wavelength 2 pi meter and frequency of 1 pi hertz is represented by। आपको वेव की इक्वेशन बतानी है कि वेव की इक्वेशन क्या होगी, और उसने कुछ टर्म्स आपको यहां पर दी हुई हैं। इन टर्म्स से आपको वेव की इक्वेशन को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टर्म्स हमें दी गई हैं। y डायरेक्शन में उसने 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट दिया है, दैट मीन मैं कह सकता हूं कि इसका जो एम्पलीट्यूड होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 मीटर। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। तो वो क्या है? 1 मीटर है। वेवलेंथ इसने दी है आपको 2 पाई मीटर, वेवलेंथ है 2 पाई मीटर। और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी इसने दी है आपको, तो फ्रीक्वेंसी को मैं कह सकता हूं F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, ये है 1 अपॉन पाई। इज इट क्लियर? ये 3 टर्म्स इसने हमको दी हुई है, और इन 3 टर्म्स से हमें क्या करना है? वेव वेलोसिटी को फाइंड करना है, वेव की जो इक्वेशन है उसे फाइंड करना है। तो चलिए हम एक जनरल कंसेप्ट देख लेते हैं। जो जनरल इक्वेशन होती है इसके लिए वो होती है y इज इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। इज इट क्लियर? ये एक जनरल इक्वेशन होती है, वेव इक्वेशन। y हमें फाइंड करना है। सो a की टर्म चाहिए, तो a हमें कितना दिया है? 1 मीटर दिया है। मैं यहां पे 1 पुट कर दूं? यहां मैंने 1 पुट कर दिया।
साइन के की वैल्यू फाइंड करनी है। सो के की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूं? के को फाइंड करने के लिए मुझे एक फॉर्मूला पता है, वो क्या है? के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा होता है। कितना होता है? के इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई। तो क्या मैं यहां पुट कर सकता हूं 2 पाई अपॉन 2 पाई, और के की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1। इज इट क्लियर? सो के की वैल्यू मैं यहां पे 1 पुट कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस ओमेगा। अब बच्चों ओमेगा जो है वो ओमेगा क्या होगा? देखिए ओमेगा हमें पता है कि ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें दी गई है 1 अपॉन पाई। दैट मीन्स ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू 1 अपॉन पाई, और ओमेगा हमें मिल जाएगा 2। दैट मीन्स मैं यहां पे लिख सकता हूं 2 इंटू टी। दैट मीन्स जो इक्वेशन मुझे यहां पर मिलेगी वो इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू साइन x माइनस 2t। इज इट क्लियर? सो ये जो इक्वेशन है वो हमें मिल रही है, और ये किससे मैच कर रही है? हम देख सकते हैं कि जो फोर्थ ऑप्शन है इससे ये इक्वेशन मैच कर रही है। सो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, सेकंड रॉन्ग होगा, थर्ड रॉन्ग होगा, और फर्स्ट भी रॉन्ग होगा। इज इट क्लियर? नीट 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। If N1, N2 and N3 are the fundamental frequencies of three segments into which a string is divided, then the original fundamental frequency N of the string is given by। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, आपसे पूछा है कि तीन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी गई है स्ट्रिंग के तीन पोर्शंस के लिए। स्ट्रिंग के अलग अलग तीन पोर्शंस किए हैं उसने, और हर एक पोर्शन के लिए उसने फ्रीक्वेंसीज आपको दी है N1, N2 और N3, और आपसे पूछ रहा है कि इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी। AIPMT 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पे N से डिफाइन किया गया है, वो स्ट्रिंग की लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर ऐसा है तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं L इज इक्वल्स टू, तीन पोर्शन इसने किए हैं तो फर्स्ट पोर्शन को मैं मान लेता हूं L1, और सेकंड सेगमेंट हो जाएगा L2, एंड थर्ड सेगमेंट हो जाएगा L3। वैल्यूज पुट कर दें सभी के लिए तो हम यहां लिख सकते हैं 1 अपॉन n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2 प्लस 1 अपॉन n3। इज इट क्लियर? सो ये ऑप्शन कहां मिल रहा है आपको? फर्स्ट ऑप्शन ही मिल चुका है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, और थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Our next question is a string is stretched between fixed points separated by 75 centimeter. It is observed to have resonant frequencies of 420 Hz and 315 Hz. There are no other resonant frequency between these two. The lowest resonant frequency for this string is। इसने आपसे कहा है कि कोई स्ट्रिंग है और उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उसको स्ट्रेच किया गया है दोनों एंड पॉइंट से, और उसकी जो लेंथ है वो आपको दी गई है 75 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? दो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं 420 हर्ट्ज और 315 हर्ट्ज दोनों पॉइंट्स के लिए। देयर आर नो अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और कोई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहां पर नहीं है, और आपसे लोवेस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो पूछ रहा है। तो मैंने ये माना कि कोई nth फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कोई nth फ्रीक्वेंसी है, और उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को मैं 315 के इक्वल कर देता हूं, और उससे आगे आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने n+1 से डिफाइन कर दिया, और इसको मैं कह देता हूं 420 के इक्वल होगी ये। अगर ऐसा है तो इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं। चलिए डिवाइड कर देते हैं। 420 अपॉन 315 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? n+1 अपॉन n। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं n+1 अपॉन n।
सोल्व करें इसको सोल्व करेंगे हम। 5 से मैं इसको कट कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहां पे 15 से इसको कट करते हैं, तो 15 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और यहां कितना हो जाएगा 28। फिर से हम इनको कट करेंगे 7 से, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। दैट मीन्स मुझे जो वैल्यू मिली है वो मिली है n+1/n इज इक्वल टू 4/3। आगे इसको सोल्व करते हैं, हम लिख सकते हैं 3n+1 इज इक्वल टू 4n। इज इट क्लियर? तो यहां पे आप लिख सकते हैं 3n+3 इज इक्वल टू 4n, और ये वैल्यू हो जाएगी n इज इक्वल टू 3। तो यहां पर n की वैल्यू मुझे दी गई है 3, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो फ्रीक्वेंसी मुझे मिली है 315 हर्ट्ज वो थर्ड पार्ट के लिए मिली है, और जो थर्ड से आगे होगा फोर्थ के लिए वो मुझे मिला है 420 हर्ट्ज। इज इट क्लियर? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे सिंपल लिखना होता है कि n की वैल्यू 1 होनी चाहिए। n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि n न्यू अपॉन 2l, जहां पर अभी हमने n की वैल्यू क्या पुट की है, n की वैल्यू हमने क्या पुट की है बच्चों? n की वैल्यू हमने पुट की है 3। तो 3 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए, 3 के लिए यहां पर जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 315। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए n की वैल्यू 1 होनी चाहिए। दैट मीन्स ये जो फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो क्या होगी? न्यू अपॉन 2l। अगर ऐसा है तो क्या मैं यहां पे f या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकता हूं, और f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 315/3, और 315/3 कितना हो जाएगा? यह कैंसिल हो जाएगा 1, यह कैंसिल हो जाएगा 0, और यह हो जाएगा 105। सो फ्रीक्वेंसी जो आपको यहां पर मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 105 हर्ट्ज। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। फर्स्ट मैच नहीं कर रहा, सेकंड मैच नहीं कर रहा, फोर्थ भी मैच नहीं कर रहा। तो जो फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है, लोवेस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो है 105 हर्ट्ज। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। AIPMT 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? A uniform rope of length L and mass m1 hangs vertically from a rigid support. A block of mass m2 is attached to the free end of the rope. A transverse pulse of wavelength λ1 is produced as the lower end of the rope. The wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope is λ2. The ratio λ2 upon λ1 is. AIPMT 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो हम देख लेते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि एक रिजिड सपोर्ट हमने लिया है, और इस रिजिड सपोर्ट से कोई रोप है वो हैंग हो रही है इस तरह से। इस रोप का जो मास है वो उसने दिया है आपको कितना? यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L एंड मास m1। तो इसका जो मास है वो कितना है? m1 मास है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? कैपिटल L। अब इसने क्या कहा है? ए ब्लॉक ऑफ मास m2 इज अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ द रोप। इसका जो फ्री एंड है वो यहीं कहीं पर है, और इस एंड पर इसने क्या किया है? m2 मास को अटैच कर दिया है। अब ये क्या कहना चाहता है? ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेवलेंथ λ1 इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड ऑफ द रोप। दैट मीन्स इसका लोअर एंड कौन सा है? इसका लोअर एंड कौन सा है? ये इसका लोअर एंड है। तो इसने कहा है कि इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं कि यह पॉइंट P है, इस पॉइंट पर जो पल्स ऑफ वेवलेंथ है वो कितनी है? λ1 है। तो यहां पर इसकी जो वेवलेंथ है वो λ1 है। The wavelength of pulse when it reaches the top of the rope is λ2. That means जब ये इस पॉइंट पर पहुंच जाता है,
इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं Q। तो यहां पर इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी हो जाएगी, λ2 हो जाएगी। तो हम क्या करें, हम यहां पर λ2 और λ1 के बीच में जो रेशो है वो फाइंड करेंगे। किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए हमको पता है, हमें पता है कि जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेंशन के, ठीक है। किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेंशन के प्रोपोर्शनल होती है। सो मैं यहां पर दो रिलेशन यहां से लिख सकता हूं। पहला रिलेशन जो मुझे मिलेगा वो λ1 से मिलेगा और m2 के लिए मिलेगा। यहां पर टेंशन मुझे फाइंड करनी है, तो टेंशन फाइंड करनी है, उसके लिए मैं क्या करूं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा P के लिए और Q के लिए। सो ड्रॉ FBD फॉर पॉइंट P। पॉइंट P के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और यहां मैंने ले लिया है पॉइंट P। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ग्रेविटी की वजह से वो है m2g। तो इस पे टेंशन मैंने मान ली TP, ठीक है। इसी तरह से यहां पर FBD ऑफ पॉइंट Q, इस पॉइंट Q के लिए FBD में यहां पे ड्रॉ करूंगा। इस पॉइंट Q के लिए FBD ड्रॉ करेंगे, चलिए देखते हैं। ये हो गया कैपिटल Q। यहां पे टोटल मास कितना आना चाहिए, टोटल वेट कितना होगा इसका, देखिए यहां पर इस रोप का मास है m1 और साथ में ये ब्लॉक भी अटैच्ड है m2 मास का। तो यहां पर टोटल जो वेट होगा वो होगा m1 प्लस m2 इंटू जी, और यहां पे इस टेंशन को मैं मान लेता हूं TQ। इज इट क्लियर। तो यहां पर मुझे TP और TQ दोनों टेंशंस मिल चुकी है दोनों पॉइंट्स के लिए, और इस रिलेशन से मैं यहां पर लिख सकता हूं λ1 इज प्रोपोर्शनल टू, अब λ1 कौन सा है, P पॉइंट के लिए λ1 दिया गया है, तो यहां पर टेंशन कौन सी लेंगे, TP लेंगे। λ1 इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट TP। इसी तरह से मैं कह सकता हूं λ2 इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट TQ। इज इट क्लियर। तो यहां पर λ1 प्रोपोर्शनल है अंडर रूट TP के और λ2 प्रोपोर्शनल है अंडर रूट TQ के। दोनों का रेशो मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपली मैं इस तरह से लिख दूंगा λ1 अपॉन λ2 अपॉन λ1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट TQ अपॉन TP। अच्छा मुझे बताइए कि TQ कितना है, TQ मेरे पास है m1 प्लस m2 इंटू जी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं m1 प्लस m2 इंटू जी अपॉन TP। TP की वैल्यू फाइंड करनी है, तो TP की वैल्यू कितनी होगी, आप देख सकते हैं TP इक्वल है m2g के। तो यहां मैं लिख सकता हूं m2g, g से g कैंसिल होगा और g से g कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 अपॉन m2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अंडर रूट m1 प्लस m2 अपॉन m1 है। सो m1 है तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, m1 अपॉन m2 मैच नहीं कर रहा। क्या ये मैच कर रहा है, m1 प्लस m2 अपॉन m2, क्या यही हमें मिल रहा है, m1 प्लस m2 अपॉन m2, अंडर रूट लिया है हमने, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहां पे जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। Is it clear? Our next question is, the length of the string of a musical instrument is 90 centimeter and has a fundamental frequency of 120 Hz. Where should it be pressed to produce fundamental frequency of 180 Hz? देखिए बच्चों, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और उसकी कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसने दी है 90 सेंटीमीटर,
तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है इसको मैं डिफाइन कर देता हूं 90 सेंटीमीटर। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्ज और उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 120 हर्ट्ज है। तो हम जानते हैं कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल होती है V/12 के, और यहां पर L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 90 सेंटीमीटर। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो V/2 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 90 इंटू 120। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है वेयर शुड इट बी प्रेस्ड टू प्रोड्यूस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 180 हर्ट्ज, कि 180 हर्ट्ज की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करने के लिए इसे कहां पर प्रेस करना होगा, कौन सी लेंथ पर प्रेस करना होगा। तो इसके लिए मैं फिर से यहां पर लिख दूं F डैश इज इक्वल्स टू V/2 इंटू L1। मैंने वो लेंथ L1 मानी है जिस लेंथ पर प्रेस करने पर क्या होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमको कितनी मिल जाएगी 180 हर्ट्ज की। अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं 180 इज इक्वल्स टू V। अब बच्चों V/2 है, यहां पर V/2 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 90 इंटू 120। सो मैं यहां पे पुट कर दूं 90 इंटू 120 अपॉन L1। यहां से हम इसे सोल्व कर लें, यह कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 60 टाइम्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। फर्स्ट रॉन्ग होगा, थर्ड रॉन्ग होगा, फोर्थ रॉन्ग होगा। AIPMT 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। इज इट क्लियर? आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।